welcome you all in a special program organized by Study with VI, a flight of spirit, where we meet a person who has changed disability into ability. On every 21st day of the month at 9 pm, we are going to interview a person who, in spite of being disabled, has achieved success. So do watch the whole program and inspire yourself. Thank you. Keep learning and achieve your goals. Happy watching. हेलो एवरीवन, आप सभी का हार्दिक स्वागत है हमारे इस कार्यक्रम फ्लाइट ऑफ स्पिरिट, जहां हर महीने हम एक अनोखे व्यक्ति से आपकी मुलाकात कराते हैं जिन्होंने अपने डिसेबिलिटी को एबिलिटी में चेंज किया हो। तो आइए आज फिर एक बार मैं आपको एक टीचर से मिलवाने जा रही हूँ। अमित सर, आपका हमारे इस प्लेटफॉर्म पे हार्दिक स्वागत है। मैं स्वागत करना चाहूंगी आज के मेरे सहयोगी और स्टडी विद वीआई टीम की वाइस प्रेसिडेंट नीतू मैम और मैनेजर स्नेहा मैम, जो इस पूरे इंटरव्यू के दौरान मेरे साथ रहेंगी। मैम, स्टडी विद वीआई और रेडियो फन की इस प्लेटफॉर्म पे आपका हार्दिक स्वागत। धन्यवाद मैम। हाय, मेरा नाम नीतू गर्ग है। मैं स्टडी विद वीआई के वाइस प्रेसिडेंट हूँ। धन्यवाद मैम। तो सर, सबसे पहले हम आपको हमारी ऑडियंस से इंट्रोड्यूस करवाना चाहेंगे, तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगी कि आप अपना छोटा सा इंट्रोडक्शन दे के हमारी ऑडियंस को अपने बारे में बताइए। जी, नमस्कार। मेरा नाम अमित है, पूरा नाम अमित मानकर, और झारखंड जमशेदपुर का, बेसिकली झारखंड जमशेदपुर का रहने वाला हूँ मैं, और वहीं से निकला हूँ, आया हूँ दिल्ली, और आजकल मैं केंद्रीय विद्यालय नंबर 3 दिल्ली कैंट जो नारायणा में है, वहां पर एज अ पीजीटी हिंदी के पद पर काम कर रहा हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद सर। सर, अपनी विजन स्टेटस के बारे में आप कुछ बताएंगे? जी, क्या पूछा मैम? आपकी आवाज थोड़ी सी ब्रेक हुई। जी, विजन स्टेटस के बारे में। आप टोटली है, पार्शियली हाँ है? हाँ, मैं पहले नॉर्मली देख रहा था बचपन में, उसके बाद पार्शली ब्लाइंड हुआ, और उसके बाद टोटली ब्लाइंड हुआ। कह सकते हैं कि मैंने तीनों प्रकार का जीवन बखूबी देखा है, नॉर्मल का भी, और पार्शली ब्लाइंड का भी, और टोटली ब्लाइंड का भी। प्रेजेंटली पिछले मतलब 30 सालों से या 35 सालों से मैं टोटली ब्लाइंड हूँ। उससे पहले मैं 2-3 साल पार्शली ब्लाइंड रहा, और उससे पहले नॉर्मल था, तो ग्रेजुअली टोटली ब्लाइंड हो गया मैं। सर, मैं यहाँ पर एक क्वेश्चन करना चाहूंगी आपसे। जब आप पार्शली ब्लाइंड थे, उसके बाद जब आप टोटली ब्लाइंड हुए, वहां तक की क्या कहानी रही? मैम, जो पार्शली ब्लाइंड था मैं, तब तो छोटा सा ही था, लगभग 6-7 साल का, स्कूल जाया करता था, और डॉक्टर्स ने स्ट्रिक्टली मना किया था मुझे कि आप अपनी आंखों पर एक्स्ट्रा प्रेशर ना दें। तो बच्चे तो फिर बच्चे ही होते हैं, और फिर नहीं मानते थे हम लोग। टीवी भी देखना, और फिर खेलना कूदना भी लगातार लगा रहता था, और स्कूल में भी, हालांकि मुझे टीचर्स कोऑपरेट करते थे उस समय, काफी उस समय भी कोऑपरेट करते थे कि फ्रंट डेस्क पे बिठाते थे मुझे, जिससे ब्लैक बोर्ड मुझे आसानी से दिखे। लेकिन फिर भी वो प्रेशर लगातार ब्लैक बोर्ड के थ्रू आंखों में लगा रहता था, और धीरे धीरे प्रॉब्लम्स शुरू हुई। शुरुआत में तो ऐसा हुआ कि पहले रेटिना हिल गया अपनी जगह से, यानी कि आंखों का जो साइट जो है, जैसे मतलब इसको हम लोग शायद उर्दू में या किसी पंजाबी में भेंगा कहते हैं। तो वो कहने का मतलब ये कि सामने अगर देख रहा हूं मैं, तो वो साइड से दिखाई दे रहा है, मतलब आंखों की पुतलियां लेफ्ट होती हैं, तब जाके फ्रंट दिखाई देता था। तो उसका ट्रीटमेंट हुआ, और उस दौरान एक हादसा ये हुआ कि ऑपरेशन जो हो रहा था उस समय नर्व्स जो है आंखों की, वो शायद ड्राई हो गई, सूख गई, जिससे वो सप्लाई बंद हो गई ब्लड की वहां, और फिर टोटली ब्लाइंड में कन्वर्ट हो गया मैं। इलाज बहुत हुआ, शंकर नेत्रालय, सीतापुर जैसे जगहों पर भी गया, तो इलाज तो काफी हुआ, लेकिन कुछ हाथ आया नहीं उसका। लेकिन उसी समय वहीं पर जो डॉक्टर थे हमारे, शंकर नेत्रालय में डॉक्टर थे डॉक्टर एस बद्रीनाथन। तो वो डॉक्टर साहब काफी फेमिलियर से हो गए थे,
अपनी टूटी फूटी हिंदी में उन्होंने समझाया था कि दिल्ली में स्कूल्स हैं ब्लाइंड बच्चों के लिए, तो आप अपने बच्चे को वहाँ पढ़ाइए, तो वहाँ ये पढ़ सकेंगे। तो फिर उसके बाद ही हम लोग दिल्ली आए टोटली ब्लाइंड होने के बाद। तो कहा जा सकता है कि जो पार्शली ब्लाइंड की लाइफ थी उसमें बहुत कुछ महसूस करने लायक तो था भी नहीं। 6-7 साल 8 साल का बच्चा जो है वो इतनी बारीकी से चीज़ों को नहीं देखता। लेकिन हाँ, ये है कि धीरे-धीरे वो शायद प्रोसेस तभी शुरू हो गया था लेकिन किसी ने ध्यान नहीं दिया और वो 8-9 साल की उम्र में जब टोटली ब्लाइंड हो गए तब जाकर हमें एहसास हुआ कि वो गलत हो गया थोड़ा-सा। तो ख़ैर वो गलत तो ख़ैर हो ही गया, लेकिन फिर वो वही एक टर्निंग पॉइंट रहा लाइफ़ का जो जिसने मुझे दिल्ली की तरफ मोड़ा और अगर कहा जाए तो थोड़े बहुत मायनों में 0.1% शायद मैं आज की डेट में सफल हूँ। अदरवाइज़ अगर वहीं पड़ा रह जाता जमशेदपुर में ही तो शायद पढ़ाई-लिखाई तो मेरी हो नहीं पाती और कम से कम जिस जगह पर आज हूँ उस जगह पर भी नहीं पहुँच पाता। सर, क्योंकि आप बहुत छोटे थे जब आपकी विजन लॉस हुई, तब शायद उतने बचपन में चीजें हमें पता नहीं होती क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। जी। तो आप क्या सोचते थे और मतलब आपने कैसे इस चीज को हैंडल किया? पार्शली ब्लाइंड जब हुआ था तब तो 5 साढ़े 5 साल का ही था। तब तो बिल्कुल भी याद नहीं है, शायद कुछ सोचा ही ना हो। बस यही समझ लिया हो कि ऐसा ही होता है सबका। लेकिन जब टोटली ब्लाइंड हुआ तब 8-9 साल का हो चुका था और काफ़ी भटक चुके थे हम आँखों को लेकर। तो एहसास था कि कुछ गलत हो गया मेरे साथ, जो शायद नहीं होना चाहिए था। ब्लाइंड हो चुका हूँ मैं, ये पता था। घबराहट भी होती थी, लगता था कि अब क्या करेंगे, कैसे करेंगे, चलेंगे कैसे? मेन प्रॉब्लम ये थी कि खेलेंगे कैसे? सबसे ज़्यादा समस्या इसी बात की थी कि अब दोस्तों के साथ खेलने कैसे जाऊँगा? तो फिर घबराहट हो रही थी, लग रहा था कि कुछ करना होगा, कैसे करना होगा? क्योंकि माता-पिता जी को देखता था, वो बराबर रोते रहते थे कि अब इसका क्या होगा, अब इसका क्या होगा टाइप में वो कई बार बोलते थे, रोते थे। तो लगता था कि हाँ, वास्तव में कुछ ऐसा हो गया है शायद, जिसमें मेरा पूरा का पूरा करियर जो है वो हिला हुआ है और अब शायद कुछ नहीं हो पाएगा। फिर धीरे-धीरे ऐसा हुआ कि जब दिल्ली आए तब देखा मैंने कि मेरे अलावा और भी ऐसे कई हैं जो ब्लाइंड हैं। पहले तो लगता था कि मैं ही हूँ संसार में अकेला, जो ब्लाइंड हो गया। तो जब दिल्ली में आया तब जाकर मैंने देखा कि हाँ, मेरे अलावा और भी लोग ब्लाइंड हैं और जब वो लोग कर रहे हैं, सीनियर्स भी थे काफ़ी, जब वो लोग कर रहे हैं तो मैं भी थोड़ा बहुत कुछ ना कुछ तो कर ही लूँगा अपनी लाइफ़ के साथ। फिर वहीं से स्टार्ट किया। मेरे साथ एक और प्रॉब्लम ये आ गई थी कि मेरी ऐज जो एडमिशन के समय थी वो थी 9 वर्ष का हो चुका था और क्योंकि मुझे ब्रेल नहीं आती थी इसलिए मेरा क्लास डिमोशन करना पड़ा। तो उस समय तक तो मैं 6th में पढ़ के आया था, 6th में पढ़ रहा था, तो मेरा एडमिशन मैं चाह रहा था कि 6th में हो, लेकिन 6th में नहीं हो पाया, वापस मुझे 3rd क्लास में डाल दिया गया। तो ये नेगेटिव एक चीज़ रही कि मैं अपने उम्र के हिसाब से लगभग 3 साल पीछे आ गया था। तो हालाँकि इसका एक फ़ायदा ये भी हुआ कि मैं अपनी क्लास का बिना पढ़े का मॉनिटर था, क्योंकि जो चीज़ें वो सीख रहे थे, वो चीज़ें मुझे ज़ुबानी याद थी, तो मॉनिटर बन गया था। आज जाते ही पता लगा छोटे बच्चों के बीच बड़ा इंटेलिजेंट बच्चा आ गया है। वो उनको पता नहीं था कि मैं 6th में पढ़ के आया हूँ वापस सारा। तो ख़ैर वो धीरे-धीरे आगे बढ़ा और ब्रेल भी सीखी और फिर आगे बढ़ता गया। फिर शायद पीछे मुड़ के नहीं देखा मैंने। बहुत ही हर्ष होता है हमें आपकी बातों को सुनकर कि आपने इस ब्लाइंडनेस को एक्सेप्ट किया, क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसा सोचते हैं कि अब तो मैं ब्लाइंड हो गया और अब कुछ नहीं हो पाएगा और भगवान ने ऐसा कर दिया मेरे साथ, ये कर दिया, वो कर दिया। खैर जो भी हुआ, लेकिन अब आपकी फैमिली जब आप दिल्ली आ गए और आप पढ़ने लगे, तब आपकी फैमिली का रिएक्शन कैसा था आपके साथ? और वो क्या सोचते थे? उन्होंने तो जी ये मान लिया था जब 3rd क्लास में मुझे यहाँ डाला था उन्होंने और तीसरे ही दिन उनको अंदाज़ा हो गया था कि ये सेट हो जाएगा क्योंकि शुरू में काफ़ी रोया, जब स्कूल छोड़ने आए थे माता-पिता
भाई भी आया था, बहन भी आई थी। सब लोग स्कूल छोड़ के जब पहले दिन उन्होंने मुझे स्कूल छोड़ा, फिर वो शाम को अगले दिन मिलने आए शाम को 4 बजे। तो मिला मैं उनसे काफ़ी देर, वो कुछ खाने-पीने का भी लेकर आए, वो खाया पिया भी। फिर दूसरे दिन भी आए, फिर तीसरे दिन भी सेम टाइम पे जब आए तो मैंने उनको कह दिया कि भई ऐसा इस टाइम पे मत आया करो आप लोग, इस टाइम खेलने का होता है। तो उनको ये एहसास हो गया कि ये लड़का अब यहाँ स्कूल में सेट हो गया है और अब ये रोएगा-धोएगा नहीं कम से कम। जब वो वापस गए तो खैर गाँव वालों ने, आस-पास के लोगों ने काफ़ी उनको भी सुनाया कि उनको ऐसा लग रहा था कि ये कहीं पढ़ने के लिए छोड़कर नहीं आया, शायद इन लोगों ने ब्लाइंड बच्चे को जंगल-वंगल में या स्टेशन वगैरह पे छोड़ दिया है। तो वो लोग कह रहे थे कि नहीं पालना था तो हमें दे देते, हम पाल लेते वगैरह-वगैरह। तो उन्होंने उनको, उस ज़माने में तो फ़ोन-वोन भी नहीं होते थे बहुत ज़्यादा, तो चिट्ठियाँ जब मेरी पहुँची वहाँ तब जाके लोगों को एहसास हुआ कि नहीं इसे जंगल में नहीं छोड़ा है, किसी स्कूल में छोड़ा है और वहाँ जाकर ये पढ़ रहा है। तो फिर जब अब धीरे-धीरे आगे बढ़ा मैं, 10th 12th होती गई, बीए होता गया, एमए में आते-आते मैंने उनको पॉकेट मनी के लिए थोड़ा-सा कम करना शुरू कर दिया था कि अब आप पॉकेट मनी मेरी कम कर सकते हो क्योंकि मैं अपना पर्याप्त अपने कर ले रहा हूँ अपने लिए, थोड़ा बहुत जब ज़रूरत होगी तो मैं ले लूँगा। उसके बाद जब जॉब लगी तब जाकर उनको ये एहसास हो गया कि हाँ, ये लड़का अब सेटल है और अब उनको बहुत खुशी होती है। मेरे पिताजी, अब तो माताजी मेरी नहीं रहीं, विगत 4 महीने पहले ही उनका देहांत हुआ है। तो उससे पहले जो पिताजी हैं वो सब अब मानते हैं इस चीज़ को कि हाँ, जो उन्होंने डिसीज़न लिया था स्कूल में डालने का, वो डिसीज़न प्रूफ हो गया कि वो सही गया और मैंने उसमें कोई कसर नहीं छोड़ी मेहनत में, और जहाँ तक हो सके मैंने आगे बढ़ने की ही कोशिश की है और अभी भी मैं शांत नहीं बैठता, कोशिश करता हूँ कि कुछ नया, कुछ करते रहें, कुछ सीखते रहें, तो उसी में ही आगे बढ़ते हैं। और पेरेंट्स काफ़ी खुश हैं, पिताजी बहुत खुश हैं, भाई जो हैं वो अब प्रसन्न हैं इस बात के लिए। पहले भी प्रसन्न ही थे कि मैं पढ़ता लिखता रहता था, तब वो कहते थे कि तू मेहनत करेगा तो कुछ ना कुछ बन जाएगा, तुझे ऐसे बेरोज़गार की जीवन नहीं जीना होगा। लेकिन जब वो नौकरी लगी तब उन्होंने भी महसूस कर लिया कि हाँ, ये ठीक कर रहा है और आगे भी ठीक करता रहेगा। तो खुश हैं सारे, पेरेंट्स भी खुश हैं, भाई-बहन भी खुश हैं और आस-पास के दोस्त भी खुश हैं। सर, आपको आपके फैमिली का काफ़ी सपोर्ट रहा ये जान के बहुत अच्छा लगा, क्योंकि कई बार ऐसे हमें देखने मिलता है कि जब घर में किसी को डिसेबिलिटी हो जाती है और जब पता चलता है तो लोग सपोर्ट नहीं करते हैं, और क्योंकि गाँव से वगैरह लोग होते हैं तो उन्हें ऐसा लगता है कि ठीक है चलो हम तो है ही, हम पाल-पोस हुँ। लेंगे। लेकिन बहुत खुशी की बात है कि उन्होंने आपको पढ़ाया और आज आप यहाँ नहीं, पर बहुत हैं। सपोर्ट किया है, मेरे पिताजी ने तो ख़ैर बहुत ही ज़्यादा सपोर्ट किया है। बस मैं अगर कह दूँ अगर यहाँ पर, तो अतिशयोक्ति ना होगी कि अगर आज मैं जो कुछ भी हूँ, वो सब मेरे पिताजी के एफर्ट्स की वजह से हूँ। उन्होंने बहुत कोशिशें की मुझे लेकर, बचपन में जब मैं घर जाया करता था तो भी वो अलग-अलग जगहों पर मुझे वो ले जाकर कार्यक्रम करवाना, लोग शोज़ करवाना इधर-उधर, और अखबारों में कभी नाम आ जाता था जमशेदपुर में तो वो बहुत खुश होते थे उसको देखकर, उसको काट-काट कर फ्रेम में करके रखते थे अपने पास। बहुत सपोर्ट करते थे वो हमेशा ही, भाई भी सपोर्ट करता है, बहुत सपोर्ट करते हैं, बच्चे हैं वो भी सपोर्ट करते हैं। तो सपोर्ट रहा सबका, ये मानता हूँ मैं, और बहुत सपोर्ट किया उन लोगों ने मुझे। तो बहुत सर अच्छी बात है। जैसे आपने बताया कि अखबारों में नाम आ जाता था और वो अलग-अलग जगह पर ले जाकर आपको शोज़ की करवाया किया करते थे। तो क्या पढ़ाई से अलग, ये तो आपने बताया कि शैतान बच्चे थे, बट इससे अलग भी क्या आपका किसी चीज़ में और दूसरा इंटरेस्ट, वो बताइए? जी, मुझे म्यूज़िक का बहुत शौक था बचपन से। बचपन से ही मैं म्यूज़िक में अपनी क्लास में या आस-पास के जो क्लास हैं, सीनियर्स भी, जूनियर्स भी, वो लोग भी मिलकर ये हमारे स्कूल में जो ब्लाइंड रिलीफ एसोसिएशन है, वहाँ पर जो म्यूज़िक डिपार्टमेंट है, वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग रहा करता है हमेशा ही। तो वहाँ पर सीखना, सिखाना, जो म्यूज़िक रूम है, वहाँ पर सारे ही इंस्ट्रूमेंट हुआ करते हैं। तो हम लोग सारे ही इंस्ट्रूमेंट लगभग
बजा लिया करते थे, क्योंकि थोड़ा-थोड़ा करके सब में सीख लेते थे। फिर हमारे म्यूज़िक टीचर हैं, उन्होंने समझाया कि इस तरह से टाइम पास करने का फ़ायदा नहीं, कुछ कोर्स वोर्स कर लो। तो कुछ कोर्स वोर्स भी कर डाले, गंधर्व विश्वविद्यालय से कोर्स भी किया म्यूज़िक का। फिर जब आगे बढ़े इधर ग्रेजुएशन के बाद हम लोग जब एमए में आए तो भी जेयू का जो म्यूज़िक फैकल्टी है फाइन आर्ट का, वहाँ से हमने संगीत शिरोमणि का डिप्लोमा लिया और म्यूज़िक को अपना एक पैशन के तौर पे रखा हमेशा। तो उसी के शोज़ वगैरह करते हैं और थोड़ा बहुत कार्यक्रम करते थे। खैर अब तो बंद हो गया पिछले 8-10 सालों से, क्योंकि बहुत सारी कुछ चीज़ें प्रॉब्लम्स आ जाती हैं लाइफ़ में, उसकी वजह से उसको चेंज कर लिया। अच्छा, स्कूल भी अपना समय माँगता है काफ़ी, स्कूल थोड़ा दूर भी है मेरे लिए रिहाइश से, तो उसमें भी अपना समय लगता है, तो अब म्यूज़िक की प्रैक्टिस तो नहीं हो पाती। लेकिन हाँ, इतना है कि बचपन से काफ़ी शौक था और उसी के कॉम्पिटिशन्स में और इधर-उधर हम लोग जाया करते थे। इवन जब मैं इंटरव्यू दे रहा था अपने केवीएस का, तो मेरे पास सर्टिफ़िकेट्स के मामले में वो इंटरव्यू लेने वाले ने ये कहा भी था कि आपके पास तो आप आए पीजीटी हिंदी के लिए हो, लेकिन आपके पास म्यूज़िक का सर्टिफ़िकेट एजुकेशन सर्टिफ़िकेट से कहीं ज़्यादा है। तो आप म्यूज़िक के लिए ट्राई क्यों नहीं करते? मैंने कहा, नहीं, म्यूज़िक मेरा पैशन है और हिंदी जो है मैं एज़ अ सब्जेक्ट हमेशा पढ़ा है और पढ़ना चाहता हूँ। तो वही रहता है, तो उसी के साथ म्यूज़िक थोड़ा बहुत चलता रहता है मेरा। तो सर जैसे बात चल रही है, आपने बताया कि इंटरव्यू के लिए आए, तो यहीं से क्वेश्चन लेते हैं हम कि जब आप जॉब में फर्स्ट टाइम आए तो वहाँ पर क्या कुछ जैसे साइटेड पर्सन थे आपके साथ जॉब में या फिर ब्लाइंड भी थे, तो वहाँ क्या आपको किसी प्रॉब्लम का सामना करना पड़ा? देखिए जी, इस विषय में अगर मैं कहूँ तो बहुत लकी रहा हूँ मैं। मुझे लोग बड़े अच्छे मिलते गए। जब मैंने पहली बार नेपा नगर जॉइन किया था खंडवा में, वो एरिया अगर आपने कभी ध्यान दिया होगा उस एरिया में, तो वो पहाड़ों के बीच इलाका है और बड़ा ही मतलब दुर्गम इलाका है। उसमें जब गया मैं पहली बार तो वहाँ पर लोगों ने सपोर्ट तो किया, क्वार्टर वगैरह भी दिलवा दिए। लेकिन वहाँ पर ना एक बहुत बड़ी समस्या ये थी जो ब्लाइंड के लिए बड़ा खतरनाक मुझे ऐसा लगता था कि है, कि वहाँ साँपों और बिच्छुओं का बड़ा आतंक था। आप कभी भी अगर बेड पे से पैर नीचे रख रहे हैं तो आपको पता नहीं है कि आप सांप के फन पे रख रहे हैं या पूंछ पे रख रहे हैं या ज़मीन पे रख रहे हैं। तो ऐसी हालत में बड़ा प्रॉब्लमैटिक था। तो इसीलिए मैंने वहाँ पर महज़ 6 महीने जॉब की और 6 महीने में भी 3-4 महीने तो मैं ऑफ ड्यूटी ही रहा और लगातार कोशिश करता रहा कि ऐसी जगह पर मुझे जॉब ना करनी पड़े। लोग सपोर्टिव रहे, बचाते भी रहे, चीज़ों को सँभालते रहे। फिर देहरादून में भी मुझे लोग अच्छे मिले, कुछ दोस्त अच्छे आ गए, मिल गए। केवीएस में तो वैसे भी ट्रांसफरेबल जॉब होता है, तो लोग मिलते गए अच्छे और सपोर्ट करते रहे। अब इस स्कूल में तो ख़ैर मुझे एक से एक अच्छे दोस्त मिले हैं और मुझे तो ये एहसास ही नहीं होता इस स्कूल में कि मैं देख नहीं पा रहा हूँ। बच्चे भी बहुत अच्छे हैं, बहुत कोऑपरेटिव हैं, टीचर्स भी बहुत कोऑपरेटिव हैं। ये सब मैं चेयर से खड़ा हूँ अपनी अलमारी तक जाने के लिए, तो भी 2 लोग पूछ लेते हैं कि अगर आपको अलमारी से कुछ मँगाना हो ऐसा जो मैं निकाल सकता हूँ, तो मैं निकाल लाता हूँ। तो ख़ैर उनको मना करता हूँ मैं कि मुझे खुद काम करने दिया करो, तुम लोग ज़िंदगी भर साथ नहीं रहोगे मेरे। मुझे खुद भी अपना काम खुद ही करना चाहिए और वो इस भावना का सम्मान भी करते हैं। लेकिन हाँ, लोग बहुत अच्छे हैं, बहुत सपोर्ट करते हैं मुझे। शुरुआती दौर में थोड़ी बहुत दिक्कतें बच्चों को मैनेज करने में आई थी स्कूल में, क्योंकि बच्चे तो थोड़ा-सा उतनी गहराई से नहीं सोच पाते। दिक्कत आई थी मैनेज करने में, लेकिन हाँ, वो धीरे-धीरे मैनेज होता गया और बच्चों का भी यही है कि उनको अगर उनके मतलब का मटेरियल मिल रहा है, पढ़ाई लगातार हो रही है, बच्चे तभी शोर मचाते हैं, मेरा ऐसा मानना है, बच्चे तभी शोर मचाते हैं जब हम उनको उनके हिसाब से मटेरियल अवेलेबल ना करा पा रहे हों। मतलब कुछ ऐसी चीज़ पढ़ा रहे हों जो उनके समझ में नहीं आ रहा, तो वो आपस की बातचीत में लगते हैं। अगर आप उनके मतलब का मटेरियल उनको अवेलेबल करा रहे हैं, वो जो पढ़ना चाहते हैं, वो पढ़ा रहे हैं,
जो पढ़ा रहे हैं वो उनके समझ में आ रहा है, तो वो शांति से सुनते भी हैं, रिस्पॉन्स भी करते हैं और अच्छे से पढ़ते हैं फिर। तो मैनेज करने में थोड़ी दिक्कत शुरू में आई थी बच्चों को, उसके बाद तो नहीं आई। टीचर्स मुझे हमेशा अच्छे मिले, उसमें मुझे कोई दिक्कत नहीं आई। पेरेंट्स भी बहुत सपोर्टिव रहे, ये भी बात हो गई है हम लोगों की। तो ऐसा कोई दिक्कत नहीं आई मुझे लाइफ में। सर, यहाँ से थोड़ा सा अलग हटते हुए, अगर आप बुरा ना माने तो हम मैरिज लाइफ के बारे में कुछ जान सकते हैं आपकी? हाँ, हाँ, बिल्कुल। नीतू मैम, उससे पहले मेरा एक क्वेश्चन है सर से। सर, आपने अपने लाइफ में छोटे बच्चों को भी पढ़ाया होगा, तो कई बार ऐसा होता है ना कि बच्चों को पता ही नहीं है कि हाँ सर ब्लाइंड है या फिर कुछ ऐसा। तो ऐसे कुछ ना कुछ फनी इंसिडेंसेस आपके साथ हुए होंगे पढ़ाते टाइम, या जब आप पहली बार उन बच्चों के साथ इंटरेक्ट किए रहोगे, तो ऐसा कुछ आप शेयर करेंगे हमारे साथ? जी, देखो बहुत छोटे बच्चे तो मेरे पास कभी नहीं रहे, क्योंकि मैं डायरेक्ट पीजीटी ही जॉइन किया था मैंने। तो 11th और 12th यही 2 क्लासेस मेरे पास रहती हैं हमेशा। देहरादून में एक बार कुछ समय के लिए मुझे 9th और 10th भी पढ़ानी पड़ी थी। तो उसको अगर आप छोटा मान सकते हैं, तो माना जा सकता है कि वो बच्चे भी बड़े देखो छोटे बच्चे जो होते हैं बहुत मासूम होते हैं। उनको समझ में नहीं आता कि इनके साथ कैसा बिहेव करना है, या तो एक बार अगर उनके सामने रख दिया जाए एग्ज़ाम्पल कि इस तरीके से हम लोग इनके साथ बिहेव करें, इनके साथ चलें, इनको कहीं ज़रूरत हो या कोई चीज़ पड़ी हो सामने तो उनको हटा दें या इनको रोक दें, या डेस्क अगर रखा है तो इनको बता दें। तो वो चीज़ बच्चों में पहले तो शुरू-शुरू में तो नहीं था, लेकिन फिर तो ऐसा हुआ कि वो होड़ लग गई। मतलब अगर मैं चल रहा हूँ स्कूल के अंदर और कोई चेयर पड़ी है सामने, तो 1 नहीं, 2 नहीं, 10-10, 15-15 बच्चे एक साथ आकर दौड़-दौड़ कर कि सर आगे चेयर पड़ी है। तो वो कई बार ऐसा होता था कि घबराहट में कि इतने सारे बच्चे क्यों दौड़े चले आ रहे हैं, और एक साथ ही सारे बोल रहे होते हैं तो समझ में भी नहीं आता कि वो बोल क्या रहे हैं। तो ऐसी हालत में थोड़ी-सी स्थितियाँ हो जाती हैं ऑकवर्ड सी, क्योंकि सारे बच्चे एक साथ दौड़ के आते थे और खुद ही टकरा जाते थे, इतनी दौड़ के आते थे कि कुर्सी से कि मुझे सँभालने के बजाय वो खुद ही टकरा जाते हैं। अदरवाइज़ तो बच्चे फिर धीरे-धीरे समझ गए कि भई एक आदमी को जाना है, सर को केवल बताना है, सर को पकड़ के नहीं लाना है। अगर कोई चीज़ सामने रखी है या कोई खड्डा है या कोई प्रॉब्लम है, तो वहाँ पर स्कूल में दिक्कत थी। यहाँ खैर दिल्ली वाले स्कूल में तो ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं आती, पहले आई थी। अब तो खैर बच्चे मेरे साथ चलते हैं, और जो पुराने बच्चे हैं वो तो अभी भी मेरे घर भी आते हैं। कई बार उनके साथ मार्केट जाना हुआ, बाज़ार जाना हुआ, जहाँ से चीज़ें खरीद कर लाए हम लोग। कई बार शॉपिंग वो साथ में आते हैं हमारे, कपड़े वही कहते हैं सर हम चलेंगे, आपकी पसंद का कपड़ा दिलाएँगे। और बच्चों के साथ फैमिली रिलेशन जैसा मेरा रहता है हमेशा। ओके सर, तो अभी नीतू मैम ने जैसे कि कहा, हम थोड़ी सी मैरिज लाइफ की बात करते हैं। तो सर, आपकी वाइफ के बारे में कुछ जानना चाहेंगे? वो साइटेड है या विजुअल इम्पेयर्ड है, और क्या जर्नी रही आपकी उनके साथ? 4 साल से मैं और रजनी उनका नाम है, मैं और रजनी साथ हैं लगभग। और नीतू मैम क्या जानना चाह रही हैं? बेसिकली मुझे समझ में आया नहीं। वो 4 साल से पहले की लाइफ के बारे में जानना चाह रही हैं या 4 साल के विषय में जानना चाह रही हैं? सर, जो आप चाहें वो बताइए। जी। नहीं, देखिए ऐसा है कि एक हादसे के दौरान मेरी पहली पत्नी का देहांत हो गया था, तकरीबन 2 जनवरी 2018। और उसके बाद हम लोग इस नतीजे पे पहुंचे थे कि रजनी के साथ हमारी शादी दोबारा की जाए। और हम लगभग 4 साल हो गए शादी के, साढ़े 3 4 साल हुए हैं। और अब जो लाइफ है हमारी वो बहुत स्मूथली चल रही है। रजनी की तारीफ में अगर मैं कुछ कहूँ, बगल में ही है, अगर कसीदे पढ़ूं तो शायद कुछ लाभ भी हो जाए, क्योंकि मुझे डायबिटीज है तो वो मुझे मीठा नहीं खाने देती बिल्कुल भी। तो काफी अच्छा ट्यूनिंग है, और वो भी मेरे कदम से कदम मिलाकर साथ चल रही हैं। वो ब्लाइंड हैं और जॉब नहीं कर रही हैं अभी कोई।
मुझे सपोर्ट करती हैं और मैं ये मानता हूँ कि आज के डेट में अगर मैं स्मूथली काम कर पा रहा हूँ, स्कूल और घर दोनों सँभालने की कोशिश कर रहा हूँ, तो उसमें बहुत बड़ा हाथ मेरी धर्मपत्नी का है कि वो मुझे सपोर्ट करती हैं, मेरे लिए सब कुछ स्मूथ रखती हैं, तो मैं अपना काम बहुत आसानी से कर पाता हूँ। जी। सर, आपने जैसे कि बताया कि आप बचपन में ये मतलब बहुत शैतान थे, तो जब आप वीआई हुए होंगे तब तो आपको खेलना वगैरह थोड़े दिन के लिए कम से कम रिस्ट्रिक्शंस आए होंगे। तो तब आपके फ्रेंड्स और सबका क्या रिएक्शन था? और तभी भी आप बाहर जाते थे? जी, मेन तो परेशानी उस समय की यही थी कि मैं खेल नहीं पा रहा था। मेरे जो नॉर्मल टाइम के जो दोस्त थे, जो जमशेदपुर में रहते थे, वो सब आते थे मिलने के लिए, वो बाहर खेलते थे, फिर कई बार घर में भी आते थे मिलने के लिए। तो बड़ा दुःख होता था, वो रोता भी था मैं कि मुझे खेलने जाना है और पेरेंट्स फिर दुखी होते थे कि फिर खेलना कैसे खेल पाएगा? क्योंकि वो जो खेल खेल रहे हैं दौड़-भाग के, वो तुम नहीं खेल पाओगे, कैसे खेल पाओगे? तो धीरे-धीरे ये एहसास हुआ कि मेरे इस दुःख से मेरे माता-पिता को ज़्यादा दुःख पहुँच रहा है। तो फिर मैंने ये एडजस्ट करना शुरू किया कि मुझे फिर उस खेल के प्रति जो बाहर खेलते हैं लोग, बच्चे खेलते हैं, उसमें अपने आप को समेटने की कोशिश की और समेट लिया मैंने। फिर कुछ इंडोर गेम्स भी शुरू किए, जैसे मेरे भाई-बहनों ने बहुत सपोर्ट किया कि भई अगर कैरम खेलना है या लूडो खेलना है, तो मैं उसमें केवल उस ज़माने में तो फिर वो ब्लाइंड वाला लूडो नहीं था हमारे पास, तो नॉर्मल लूडो ही खेलते थे। बाकी बच्चे 3 वो बच्चे होते थे और मेरा भाई मेरे बिहाफ़ पर गोटियाँ मेरी चलता था या बहन चलती थी और केवल जो पासे मुझे फेंकने होते थे, बाकी गोटियाँ जो हैं वो मेरे भाई या बहन बैट के साथ चलते थे। तो कई बार बच्चे आके घर में खेलते थे, तो उससे क थोड़ी बहुत कमी दूर हो गई। फिर जब दिल्ली आ गया तो फिर दिल्ली में तो स्कूल में काफ़ी कुछ खेलने के लिए अवेलेबल था, जैसे थोड़ा बहुत क्रिकेट भी खेला स्कूल में, फिर वो ब्लाइंड वाला जो लूडो होता है, वो भी स्कूल में मिला मुझे, काफ़ी अच्छा खेला, वो भी पसंद था मुझे। चेस भी थोड़ा बहुत खेलता था, तो ये सब गेम्स खेलता रहा और मतलब जो फिज़िकल गेम्स हैं, उसमें तो केवल क्रिकेट ही खेला। बचपन में हल्का-फुल्का था, तो थोड़ा बहुत दौड़-भाग भी लेता था, अब तो खैर काफ़ी हेवी हो गया हूँ। तो ऐसे ही करते रहे, थोड़ा बहुत ही खेला, ज़्यादा नहीं खेला और तकलीफ़ तो रही, लेकिन वो दूर करने की कोशिश की हमने अपने आप ही। सेजल मैम, और कोई क्वेश्चन है आपका? नहीं मैम, हम रैपिड राउंड 5 खेले सर के साथ। यस, यस। तो सर हम आपको 5 क्वेश्चंस ऐसे करेंगे जिसका आंसर आपको कुछ सेकंड्स में देना होगा। ठीक है, बहुत ही आसान से क्वेश्चंस होंगे, तो उसी को हम रैपिड राउंड 5 बोलते हैं। तो मैं और मैम आपसे कुछ क्वेश्चंस करेंगे। तो आप तैयार हैं जी। हमारे साथ रैपिड राउंड 5 के हाँ लिए? जी मैम, बिल्कुल, बिल्कुल। ओके। तो सर आपका मेरे लिए आपका फर्स्ट क्वेश्चन ये है कि आपकी रोल मॉडल कौन है? रोल मॉडल लिटरेचर में प्रेमचंद, और ऐसे ओरिजिनल लाइफ में? लाइफ में मेरे पिताजी। ओके। हाँ सर, क्योंकि आपने तीनों फेज देखे हैं, साइटेड का भी, पार्शियल ब्लाइंड का और टोटली का, तो आपको क्या लगता है कौन सी लाइफ ज्यादा आसान है? देखो जी, पहले के 2 फेज़ को तो आप ऑलमोस्ट रिमूव ही कर लो क्योंकि उसमें तो कुछ याद रहा भी नहीं और अब आज की डेट में अगर हम ये सोचें तो अब ये लाइफ जो अब है, वही ठीक है। अब जैसा चल रहा है वैसे ही ठीक है। कोई कमी नज़र आती नहीं मुझे, ठीक है, बढ़िया यही लाइफ ठीक है। सर, मैं एक फनी सा क्वेश्चन करूंगी माफी चाहते हुए। क्या कभी आपकी पत्नी के साथ आपका झगड़ा हुआ है? हाँ, झगड़ा होता है। जब-जब ये मीठा खाने से रोकती हैं मुझे तब-तब झगड़ा होता है। फिर उसमें जीत किसकी होती है?
जब तक डब्बा इनके हाथ में है इनकी जीत रहती है, जब वो फ्रिज में रख देती है तो मैं निकाल के खा लेता हूँ, फिर मेरी हो जाती है। ओ, आप ये भी करते हैं? चलो आज मैम का एक फायदा हो गया, मैम फ्रिज में मिठाइयाँ नहीं रखेंगी। सर एक आपके फ्यूचर इंसिडेंट गोल्स क्या हाँ, है? एक इंसिडेंट याद आ गया मुझे, वो सॉरी टू जी डिस्टर्ब, सर। कि जी, जी सर। इन्होंने एक तरीका अपना लिया था कि पिछले 2-3 सालों में कि जब दिवाली पे मिठाइयाँ आती हैं, तो ये क्या करती थी कि पूरा का पूरा डब्बा ही मेड को या ड्राइवर को या किसी को हैंडओवर कर देती थी, घर में ना मिठाई होगी ना खाएँगे। एक दिन एक अरे गेस्ट वाह! आए और एक दिन एक गेस्ट आए और उन्होंने मिठाई का डब्बा सामने रखा और जितनी देर में ये उनसे मिलके और उनको बाहर ड्रॉप करके गेट बंद करके लौटी, उतनी देर में मैं खा तो नहीं सकता था, लेकिन मैंने जितने भी पीस मिठाइयों के थे, उन सबको बीच-बीच से तोड़ दिया। अब ये जब लौट कर आई तो इन्होंने पूछा ऐसा क्यों किया? मैंने कहा अब ये तुम किसी को दोगे, तो लोग ये मानेंगे कि ये झूठी है, इसलिए अब ये घर में ही रहेगा। ये अब किसी को दिया नहीं जा सकता। तो वो मिठाई मेरे पास रह गई और मैंने अ, बखूबी उसका लाभ उठाया। तो सर आप बिल्कुल भी मीठा नहीं खाते? रिस्ट्रिक्शन यही रहते हैं, लेकिन हाँ, थोड़ा बहुत तो खा लेता हूँ, कोई दिक्कत नहीं। मेरा ये मानना है कि आदमी को खाते-पीते रहना चाहिए। थोड़ा बहुत शुगर है, लेकिन वो डरती हैं, वो डरना उनका वाजिब भी है। थोड़ा बहुत शुगर का प्रॉब्लम है, बहुत ज़्यादा तो नहीं, लेकिन हाँ, थोड़ा बहुत है। लेकिन वो डरती इसलिए हैं कि कहीं बढ़ ना जाए, तो थोड़ा बहुत खा लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। कोई बात नहीं सर, खा लो, ऐसे एक ही लाइफ है, खा पी के थोड़े हुँ, मज़े कर लो। जी। अच्छा सर सर, आपसे आपने जानना बताया। चाहेंगे। हाँ, जी। मैम पूछिए। हम मैम कीजिए, आप कीजिए प्लीज। मैं जानना चाह रही थी सर आपके फ्यूचर गोल्स क्या है? क्योंकि आप बोल रहे हैं कि अब अभी तक भी आपको पढ़ने का वगैरह शौक है, आप रुके नहीं हो। तो क्या ऐसा फ्यूचर गोल आप अपने लिए देखते हो? जी, फ्यूचर में तो मैं कोशिश ये कर रहा हूँ कि शायद कोई अगर संभव हो पाए तो मैं एक छोटा-मोटा कुछ लिखने की कोशिश कर रहा हूँ, गज़लों की किताब टाइप में कुछ या गीतों का या कोई संग्रह टाइप का बन सके अगर मेरे से, तो उस तरह का कुछ करने की कोशिश कर रहा हूँ। लेकिन अभी ये है कि इन दिनों टाइम मिलता नहीं है और अगर समय मिलता भी है तो उसका सदुपयोग नहीं हो पाता। तो अगर हो पाएगा तो मैं एक पुस्तक आकार में कोई गज़लों का या गीतों का एक कोई किताब लिखने की कोशिश करूँगा। ऐसा मेरी इच्छा है और उनको हो सके तो धुनों में कन्वर्ट भी करूँ और कहीं जमा करके मतलब अपने नहीं, किसी के लिए नहीं, अपने लिए और अपने सर, दोस्तों के लिए। इसी से रिलेटेड मेरा अगला क्वेश्चन है कि जी। आपको म्यूजिक का बहुत शौक भी रहा है, बहुत सारे आपने सर्टिफिकेट भी प्राप्त किए हैं, और तो अब हमें अपना ही लिखा हुआ कुछ सुना दीजिए। अब सुनाने का तो ये है कि जी मेरे पास इस समय इंस्ट्रूमेंट है नहीं और इंस्ट्रूमेंट दूसरे कमरे में है और सेटअप मैंने यहाँ लगा रखा है, तो इंस्ट्रूमेंट के बगैर ही अगर आप सुनना चाहें तो वो मैं सुना सकता हूँ। जी, जी, बिल्कुल। हमें इंस्ट्रूमेंट के बिना सुनने में मज़ा आएगा। जी। लेकिन कभी हम नेक्स्ट टाइम फिर आपसे वो भी इंस्ट्रूमेंट्स के साथ भी सुनना हाँ, चाहेंगे। भी सुनना चाहिए, बिल्कुल। जी। एक गज़ल पर काम अभी इन दिनों मैं कर रहा था, उसके 2 शेर मुझे अभी कंप्लीट हुए हैं, तीसरा कंप्लीट नहीं हुआ है, तो 2 ही शेर हैं मेरे पास उसके, मैं उसको आपको सुनाने की कोशिश करता हूँ। भीड़ में खुद को ढूँढता हूँ मैं, भीड़ में खुद को ढूँढता हूँ मैं, आजकल ज़हन से सोचता हूँ मैं, भीड़ में खुद को ढूँढता हूँ मैं, छोड़ कर सब के
रंजो गम की फिकर छोड़ कर सब के, रंजो गम की फिकर खुद के आंसू को पोंछता हूँ मैं, खुद के आंसू को पोंछता हूँ मैं। आजकल ज़हन से सोचता हूँ मैं, भीड़ में खुद को ढूंढता हूँ मैं। जी, बहुत बहुत शुक्रिया। ये 2 ही शेर इसके कंप्लीट हुए अभी। बहुत ही खूबसूरत आपने गजल लिखी और बहुत ही बेहतरीन आवाज अच्छे आपकी तरीके है। से प्रेजेंट भी किया उसको, सच है, मतलब बहुत अच्छी गजल है। थैंक यू सो मच मैम। तो रैपिड राउंड 5 का आखिरी क्वेश्चन सर आपके लिए। आप इस प्लेटफॉर्म से सुनने वाले सभी ऑडियंस को, हमें सबको क्या मैसेज देना चाहोगे? मैसेज यही है कि कोई भी जहां भी हो वहां से रुके ना, आगे बढ़ते चले। जहां पर भी खड़े हैं आज की डेट में हम, वहां से आगे बढ़े। आगे बढ़ने का सेंस फिजिकली नहीं, तरक्की, प्रगति, जहां से संभव हो, जैसे भी संभव हो। आज अगर कोई एक स्टेप पर खड़ा है तो वो अगले स्टेप पर चढ़ने की कोशिश करे, हमेशा आगे बढ़ने की कोशिश करें और कभी भी पीछे मुड़ के ना देखें। जो बीत गया उसको भूल जाएं और आगे अपना भविष्य संवारने की कोशिश करें। जो चाहते हैं वो करें, जो कहा जा रहा है लोगों द्वारा वो ना करें, जो आपकी अपनी इच्छा है वो करें, आगे बढ़ते रहें। बस यही मेरा एक संदेश है और यही मैं चाहता हूं अपने लिए भी और लिसनर्स के लिए भी। बहुत-बहुत धन्यवाद सर, आपने बहुत ही अच्छा मैसेज दिया और आपसे बहुत कुछ जानने मिला। वैसे तो बहुत कम जानने मिला, पर क्योंकि हम एक इंटरव्यू कंडक्ट कर रहे हैं तो बिल्कुल टाइम की थोड़ी-सी रिस्ट्रिक्शंस है। तो सर, ऑल द बेस्ट। हम थैंक यू मैम, चाहेंगे और हम थैंक यू पढ़ना सो मच। चाहेंगे आपकी बुक, आप ज़रूर उसे जी, पब्लिश करना, हम सब उसे पढ़ने के लिए वेट करेंगे। सो जी ऑल द मैम, बेस्ट पूरी टीम थैंक यू की सो मच। तरफ से। जी, जी, एंड पूरी टीम बहुत-बहुत को धन्यवाद धन्यवाद। सर। थैंक यू बहुत-बहुत मैम, थैंक धन्यवाद यू सर, सो मच। आप आए यहाँ पे, अपना कीमती समय हम सबके साथ बिताया और हमें ये अवसर दिया कि हम आप जैसे व्यक्ति को इनवाइट करके उनसे कुछ सीख पाए। सो बहुत-बहुत धन्यवाद। बहुत-बहुत धन्यवाद थैंक यू। स्टडी विद वीआई की पूरी टीम और सभी ऑडियंस का हमारे इस प्रोग्राम को सफल बनाने के लिए। मैं धन्यवाद देना चाहूँगी नीतू मैम और स्नेहा मैम जो आज मेरे साथ बने रही। बहुत-बहुत धन्यवाद। धन्यवाद मैम, थैंक यू सो मच मैम।